अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया। कौम से अपने इस खिताब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा, माजी की अपनी जो कुछ ज़्यादतियाँ, जो कुछ तकालीफ वो गिन रहे थे, उनके हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं जिन लोगों ने मेरे साथ ये ज़्यादती की है उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ तो ज़्यादती नहीं की, आपने इस मुल्क का नुकसान किया। इस मुल्क से आपकी क्या दुश्मनी थी जो ये सब कुछ मेरे साथ किया गया। मजीद भी अपने ऊपर जो बने हुए उनके खिलाफ मुकदमात हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि 6 साल का तवील अरसा मैंने वो सारे जाली फ्रॉड मुकदमात भुगते, लेकिन अब जो है वो जो ज्यादतियां मेरे साथ की गई थी उनका हम देख रहे हैं कि अजाला किया जा रहा है, लेकिन उसका अगेन जो नुकसान मुल्क को हुआ है वो नाकाबिले तलाफी है। मजीद बात करते हुए उनका कहना यह था कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया, वक्त आ गया है कि उनसे हिसाब लिया जाए। और हिसाब से मतलब उनका यह था कि 8 फरवरी को वो अवाम से कह रहे थे कि बाहर निकलें, वोट डालें और अपना फैसला सुनाएं उन मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ। जब हम बात करते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से, तो अगेन जो कल एक डिसीजन महफूज किया गया था, आज सुनाया गया, उसके बाद इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को के नहीं हो रहे, ये बहस हम देख रहे हैं कि उसका फिर से आगाज हो गया है। पीटीआई की जानिब से जो इंतखाबात में एग्जीक्यूटिव की तरफ से आरओज, डीआरओज या एआरओज तैनात ना किए जाएंगे, जो दरखास्त थी इसकी समाअत पर जस्टिस बाकिर नजफी ने जो वो पिटिशन थी या प्ली थी पीटीआई की, उसको मंजूर कर लिया और ईसीपी का नोटिफिकेशन जो है उसको मुअत्तल कर दिया। और साथ ही साथ जो लार्जर बेंच बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कह दिया गया कि इस मामले को मजीद आगे हम लेकर चलें और सुने। अब लार्जर बेंच कब बनता है, वो मामला कैसे आगे बढ़ते हैं, ये एक सवाल है। जाहिर है ये प्रेरोगेटिव है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन ये मामला कल क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है, तो अब एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि जब तक डीआरओज आरओज की तैनाती का मसला हल नहीं होता तो फिर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किस तरीके से होगा। ये ऑफकोर्स अब एक सवालिया निशान है सारे मामले के ऊपर। जो मैंने जैसे इब्तिदाई में कहा कि वो जो एक डाउट है इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे, उसके ऊपर जो गहरे बादल हैं वो अब मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये एक साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि कौम की जो असल रिप्रेजेंटेशन है वो सामने ना आए, इलेक्शंस मुलतवी करने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा 2018 में भी इसी तरीके से आरओज और डीआरओज प्रोवाइड किए गए थे, एग्जीक्यूटिव की तरफ से ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे हवाले से कोई मसला नहीं था। और मलिक अहमद खान साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना यह था कि इलेक्शंस अगर अब मुलतवी होते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होगी। अगर इंतखाबात में अब कोई ताखीर होती है, वैसे तो आई एम प्रेइंग एंड होपिंग कि कल कोई बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अगर अब इंतखाब रुक रहा है तो वो पीटीआई की इस दरख्वास्त पर, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें इन पर एतमाद नहीं है एग्जीक्यूटिव पर। जी आपने सुना, वो कह रहे हैं जी कि ये जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर होगी। आरओज डीआरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद इलेक्शंस की तारीख, इलेक्शंस कब होंगे, ये मामला जहां खटाई में पड़ रहा है, लेकिन जिनकी वजह से खटाई में पड़ रहा है, आज उस सारे मामले से ऐसा लगा कि वो खुद ही लाइल्म दिखाई दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले मामले में समाअत के दौरान इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जब पूछा गया बैरिस्टर अली जफर साहब से कि ये जो मामला हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में आपकी तरफ से किया गया है, तो उन्होंने इजहार लाइल्मी किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी पता चला है, यहीं पर पता चला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपने आरओज के जो है आपने स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे लिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है। जी वो कह रहे हैं मुझे तो आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे, कुछ इस पर बात करेंगे। पीटीआई का इस तरह का तर्ज अमल बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। फैसल करीम कुंडी साहब ने भी रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा जी कि पीटीआई की तरफ से साजिश की गई है इंतखाबात को मुलतवी करने की या आगे लेके जाने की। इस पर भी नवाज शरीफ साहब के खिताब पर भी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है पीजे मीर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर जर्नलिस्ट आमिर गौरी साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी आपके वक्त के लिए। पीजे मीर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। नवाज शरीफ साहब की सर मुख्तसर तकरीर, वही सारी बातें जो आजकल जब वो अपनी पार्टी मीटिंग्स करते हैं उसके बाद बात करते हैं तो हम सुन लेते हैं, वो वही कुछ कह रहे थे। सर एक तो जरूरत क्या पेश आई है खास तौर से अलग एक खिताब करने की, खिताब को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि उसके अंदर कोई ऐसी खास बात की गई है? बल्कि अब तो एक मैं बहुत से लोगों को सुन रही थी, वो कहते हैं ऐसा लगा कि मियां साहब ने कोई मजीद मायूसी फैलाने की कोशिश की है जिस तरह की गुफ्तगू की है। देखिए उन्होंने पहले एक स्टेट की थी कि वो आएंगे और जनरल्स और इधर उधर के जो लोग हैं उनका वो दे विल टेक हिम इनटू अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद फिर एक वो आ गया, नहीं इस तरह नहीं होगा। अब वो आ गए हैं, इंट्रेंच्ड हो गए हैं। आई थिंक इनका एक इंक्वायरी, एक क्वेश्चन है कि ये क्यों मेरे साथ हुआ। अब उस इंक्वायरी के अंदर naturally, there'll be people from the military, there'll be ex-military, and there'll be people, otherwise, जो कि responsible है। अब क्या will he go on that route?
क्योंकि इस रूट से वो 3 दफा गुजर चुके हैं। और हमारे 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्मी आप ले लो, मिलिट्री ले लो, एस्टैब्लिशमेंट कह दो, जुडिशरी कह दो और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कह दो। तो मियां साहब को तीनों आर्म्स ने आउस्ट किया हुआ है। सो नेचुरली ही विल कम हियर एंड 6 साल की भी बात करेंगे वो, और दीगर जो अब दिल के अंदर है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक क्वेश्चन मार्क उन्होंने छोड़ा है। अभी जब मैं इनको मिला था लंदन के अंदर तो ये कह रहे थे, इनफैक्ट यू नो ही वाज वेरी बिटर अबाउट जनरल मुशर्रफ, लेकिन नहीं, मुझे ऑन रिकॉर्ड में आपको कहता हूँ, मुझे कहा कि मैंने तो पीजे मैंने तो दुआ करता हूँ उनकी लंबी जिंदगी हो और ये हो। हालांकि वही थे जो पहले कह रहे थे कि यू नो बड़ी बातें हो रही थी। सो आई थिंक ये उस लाइन पे नहीं जाएंगे वो जो लोग कहते हैं कि विंडिक्टिव हो जाते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, इनकी मेमोरी बड़ी तकड़ी है। अगर तो ये किसी के पीछे लग जाएंगे तो वो बंद है, सिंपल एज दैट। क्योंकि देखो आपको किसके पीछे लगते हुए नजर आ रहे हैं? आपको इमरान खान साहब के पीछे लगते हुए नजर आ रहे हैं? आपको उन हजरात के पीछे जिनका भी आपने हवाला दिया गुफ्तगू के अंदर, जिनका इदारों से माजी में ताल्लुक रहा है? आई थिंक यशवीन इमरान का इतना नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इमरान इज आउट ऑफ द विंडो एट द मोमेंट। लेकिन जो वोट बैंक है वो तो बड़ा तकड़ा है, पंजाब के अंदर तो बहुत तकड़ा है, कहीं भी चले जाओ वो एक ही आवाज निकल रही है। सो वो एक सेपरेट चीज है। यहाँ आई थिंक व्हाट ही वांट्स टू गिव अ मैसेजेस कि ये मैसेजेस आपने वो अहमद का भी सुन लिया कि कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। बात वही आ रही है कि देखो तुमने पंगे नहीं करने इलेक्शन के अंदर, तुम फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराओ। अब उससे पहले ये जो गेम बनेगी, ये जो अब जब आप चेस खेलते हैं या कार्ड्स खेलते हैं, तो उस कार्ड के अंदर आप देखेंगे कि इनके साथ अलायंस में कौन कौन आता है। बलोचिस्तान में लिया बिल्कुल जो उनके पुराने साथी हैं वो वापस हैं, उनके साथ है। पंजाब के अंदर will PTI side him or not? Will PTI go for PPP or not? Will it go Tehreek Istikam? We don't know. So एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है और इस ट्रिकी सिचुएशन को अब ये कहा जा रहा है कि PTI basically ये sabotage कर रही है elections। I really wish politics were simpler in our country than playing chess या इस तरह की कोई चीज, लेकिन ये unfortunately बड़ी complicated है। और आमिर भी आपको बताएंगे सिंपल नहीं हो सकता। सिंपल नहीं हो सकते। मैं जरा आमिर गौरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। गौरी साहब किस तरीके से देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब के खिताब को भी, और जनरली भी पिछले कुछ दिनों से हम उनको कहीं ना कहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आपको क्या लगता है वो इस वक्त किस फोकस के साथ इस मुल्क के अंदर सियासत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि इंतकाम की बात मैं नहीं करता, इंतकाम नहीं चाहिए, लेकिन हिसाब तो देना होगा। तो इससे क्या आप क्या समझते हैं, इससे क्या मतलब लेते हैं आप? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है वो इस उम्मीद के साथ वापस आए हैं कि इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन जीतेंगे और शायद चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो वज़ीर आज़म बनने का रिकॉर्ड तो वो ऑलरेडी कायम कर चुके हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। भाई अगर आपने किसी का हिसाब किताब करना है तो जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आप जो एग्जीक्यूटिव है उसके आप चीफ होंगे, तो आप कर लें हिसाब किताब। मतलब नवाज शरीफ ये किसको बता रहे हैं कि इनका हिसाब किताब होना चाहिए? तो अगर फर्ज किया हिसाब किताब किसी और से करवाना है तो फिर तो इलेक्शन जो है उसको चंद महीनों के लिए नहीं, कई सालों के लिए आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा। इस मुल्क के अंदर तो अदलिया जो है वो जल्दी फैसले नहीं देती। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि पिछली दफा उनको बताया गया था कि भाईजान आप मुशर्रफ साहब को भूल जाएं, वो जा चुके हैं। उसके बाद जरदारी साहब जो है उन्होंने 5 साल पूरे किए। आप आगे की तरफ देखें, आप पीछे की तरफ क्यों देखते हैं? आप हुआ ठीक, आपके साथ ज्यादतियां हुई हैं जो आप ये समझते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब थोड़े बाद देर के बाद जो नई फिल्म चल रही है उसमें हीरो डिफरेंट है, अब वो यही कह रहा है कि मुझे क्यों निकाला। ठीक है ना, इमरान खान ये कह रहा था। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब नवाज शरीफ साहब इस तरह की बातें करते हैं, या तो उन्हें अंदर की बातें कुछ ऐसी पता है जो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, और फिर वो जो नैरेटिव्स की जंग है कि शायद इमरान खान जो है ही हैज गेन्ड अ लॉट बाय क्रिटिसाइजिंग द एस्टैब्लिशमेंट और उसका रोल। एस्टैब्लिशमेंट यहाँ जो है वो सिर्फ चंद जर्नैल होते हैं जो ऊपर बैठे हुए, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान भी डिसएग्रीमेंट रहा है। वो ओपनली नहीं मानते, लेकिन हम उसके विटनेसेस हैं। पीजे को पता है, हम इनको मिलते रहे हैं लंदन में, और दोनों भाइयों के दरमियान ये जो डिफरेंस था वो था कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के टॉप जनरल्स का नाम लेना है कि नहीं, जिन्होंने मार्शल लॉज लगाए हैं, जिन्होंने हुकूमतें उठाई हैं, या नहीं।
तो वो छोटे भाई कहते थे कि भाईजान आप ऐसे करें ना, फौज का नाम ना लिया करें, आप ये बस कह दिया करें कि कितना ताले आजमा जर्नैल फौज को हाईजैक कर लेते हैं। तो फिर मान लिया, इसका मतलब है छोटे मियाँ साहब की बात बड़े मियाँ साहब ने, अब नाम नहीं लेते वो किसी का। मेरा नहीं ख्याल बात मानी है। मियाँ साहब जो है वो अभी भी ही रिमेन्स एंग्री, और मेरा ख्याल है कि इस एंगर में उन्हें जिस फोकस करना चाहिए अवाम का। असल में यशवीन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज तो है नहीं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, और फिर वो अवाम को ही बताने लगते हैं कि हम आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों के लिए नहीं, जमातों के लिए अवाम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। या हमें ये बेचारे जो है ना करोड़ हानि अरब हापति मुसलसल लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे लिए वेरी वेल सेड आपने, ये बड़ी दुरुस्त बात है कि जब भी ये लीडर्स बात करते हैं तो हम भी शायद अभी तक भी ये फॉल्स होप में बैठे होते हैं कि शायद अवाम की बात करेंगे, लेकिन इनके सारे मामला जो है वो खुद से शुरू होकर खुद पर खत्म होते हैं। और नवाज शरीफ साहब के लिए तो अब ये एक राय जो है वो प्रिवेल करती जा रही है कि उनका जो पुराना हार्ट बर्न है वो खत्म नहीं हो रहा। वो जब भी उनको कहीं मौका मिलता है वो पहले से अपनी और अपने साथ हुई भी ज्यादती की ही बात करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है उसकी क्या वजह है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था पीजे मीर साहब, थोड़ा सा ये जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो मामला है आरओज़ डीआरओज़ की तैनाती वाला और जो नोटिफिकेशन सामने आया, फिर फर्दर जो ट्रेनिंग है ईसीपी ने भी कोई मिनट नहीं लगाया, नोटिफिकेशन कर दिया, ट्रेनिंग जो है उसको रोक दिया, ये सारा मामला सबसे पहले ये कहाँ जा रहा है इस पर तो मैं बात करूंगी, लेकिन बैरिस्टर उमैर नियाजी लेकर जाते हैं इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये सारा मामला, वहां पर उसको रेज करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं बाकी नजफी साहब से। बैरिस्टर अली जफर साहब सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो खड़े होकर कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैं लाइल्म हूं, मुझे तो अभी पता चला है। ये कहीं कुल्हाड़ी के ऊपर पांव मार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अब विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ख्याल में? ये हमेशा इस तरह ही करते हैं। हाँ। वो कहते हैं ना यू टर्न्स एंड हैपहैजर्ड इंपल्सिव डिसीजंस, ये हम इस तरह इमोशनल डिसीजन लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं लेते। और यही वजह है कि आज आपने देखा क्या अब क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमिश्नर ने वो सबको रोक दिया ट्रेनिंग से। 689 ऑफिसर्स हैं, वो 142 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आपने उसको बिल्कुल एब्सोल्युटली सस्पेंड कर दिया। सो व्हिच मींस योर इलेक्शंस विल नॉट बी ऑन टाइम, और मे बी आई शुडंट और आई शुड, लेकिन वन ऑफ माय सोर्सेज हैज सेड कि इलेक्शंस नहीं हो रहे। ये एक बड़ी क्रेडिबल सोर्स है। अब उसकी क्रेडिबिलिटी मैं देखूंगा आगे कि ये क्रेडिबल है या नहीं। लेकिन मीर साहब आपको बात कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी कि पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी। लाहौर हाई कोर्ट ने पता नहीं ऑन व्हाट ग्राउंड्स ये कहकर जी कि अरबों रुपया खर्च हो जाएगा, एक जमात मुतमईन नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल इस मसले को हमें देखने की जरूरत है, इस मामले सारे को होल्ड कर दिया। वेयर इज दिस गोइंग टू एंड? वेल, जब वो कहते हैं कि एक जमात अगर मुतमईन नहीं है तो दैट मीन्स कि जो PMLN, PPP और इवन PTI ये सब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, so then there should be a level playing field, simple as that. Not because PTI is an aggrieved party at the moment because of its leadership, लेकिन right now you have to be fair. So expect justice from the courts. जिस तरह आमिर ने कहा यहाँ तो 70 साल पुराने केस लग जाएंगे, अगर आप इसी पे चलोगे इलेक्शन आपके होंगे नहीं। So the question here is कि will we get speedy justice or not? That is the question. And then on top of it, देखो लोगों ने वोट देना है, आपका nearly आप कह लो कि 9.1 over 9.1 बिलियन इनका था, इन्होंने बोरो किया बाहर से। 6.86 PMLN, फिर 6.19 इसने किया ये PPP ने। दिल मुशर्रफ का था 1.12 बिलियन, ये था आपका डेट। अब मुझे आप बताएं कि लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डेट आप लोगे, जितना ज्यादा कर्जा आप लोगे, तो टैक्स तो हमने देना है, आपने और मैंने बैठ के देना है टैक्स। तो एक आम आदमी तो गया ना, रगड़ा गया। बेसिकली जो आपके जो लोग हैं they will have to wait and see कि what happens in the future। यार ये आपने जो अपनी पहले जो बात की है ना, आपने तो लाइटली बात की है, लेकिन बड़ी सीरियस बात है। दिस इज अ नॉन सीरियस कंट्री, टोटली नॉन सीरियस। हम देखो 21st सेंचुरी के अंदर आए हुए हैं, डू वी नीड जलसास इन दिस कंट्री? यू टेल मी। मुझे कौन जाके जलसे करता है? ये कैमरन जाता है, ये आज ये बोरिस जॉनसन ये इधर के ये जाते हैं जलसे। सर वो इश्यूज पर डिबेट्स करते हैं, हमने जलसा करना होता है मुखालिफ को जेर करने के लिए सियासी। यहाँ डिबेट नहीं है, यहाँ इल्जामात हैं। हमारे पास पॉलिटिकल मोनार्की है,
दैट्स व्हाट इट इज इन दिस कंट्री। मोनार्की से तो हम निकल आए थे ना मुगलों से, उसके बाद पॉलिटिकल मोनार्की आपकी शुरू हो गई है। चले मैं पूछती हूँ गौरी साहब से कि ये मोनार्की का जो है इसका फिर हल क्या है। गौरी साहब ये क्या किया, ये व्हाई डिड पीटीआई शूट इट्स ओन फुट टुडे? क्योंकि अली जफर साहब तो खासे मुझे परेशान और कंफ्यूज दिखाई दिए। उन्होंने कहा जी हाँ कुछ आया है, मुझे तो अभी पता चला है, मैंने उनको भी बताया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कि मुझे तो पता ही नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो पूरे मुल्क में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर पीटीआई के उमैर न्याजी साहब ने प्ली ले जाके सवालिया निशान लगा दिया। देखें मैं आपको बताऊं, पीजे जो है ना वो बता नहीं रहा, लेकिन मैं भी आपको कंफर्म कर देता हूं। हाँ। मेरा ख्याल है इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को तो नहीं होगा। हाँ। ठीक है ना? अच्छा, वो इस वजह से क्या यही रीजन होगा जो आज फैसला? आप देखें, मुझे इस तरह लगता है कि इन्होंने किसी कुल्हाड़ी पे पाँव नहीं मारा। हाँ। इन्होंने बेसिकली कुल्हाड़ी मारी है सिस्टम पे। हाँ। इस वजह से कि देखें पीटीआई को पता है कि इस मुल्क के अंदर अब उनका फड्डा किसके साथ है। उनका नवाज शरीफ के साथ तो फड्डा तो नहीं है, उनका पीपल्स पार्टी के साथ तो फड्डा नहीं है। फड्डा तो उनके साथ है जो उसको लेके आए थे और उन्होंने उसको निकाल दिया। ठीक है ना? तो अब वो वहां चेंज ऑफ कमांड हो गया तो कोई मसला नहीं। उसको ये पता लग गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो मेरे मुकाबले में पॉपुलैरिटी ग्राफ के ऊपर तो कमजोर है। तो अगर अब मैंने फड्डा डालना है तो कहाँ डालूंगा? उसने कहा मैंने डालना जुडिशरी के साथ। क्यों? 2 लोग जो थे जिनके साथ इमरान खान ने की थी ज्यादती, वो उसके सामने आके खड़े हो गए। ठीक है? एक जो है वो इस वक्त एक इंस्टीट्यूशन का हेड है और दूसरे इंस्टीट्यूशन का हेड है, और वो दोनों को टेस्ट कर रहा है इस फैसले से, कानूनी फैसले से, कि अब अगर फर्ज किया एक जगह से उसने एक चीज कबूल करवा ली है, ये चैलेंज होगी, सुप्रीम कोर्ट में आएगी, तो अब पता लगेगा कि फायज ईसा साहब जो है वो अपना जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए ये कहेंगे कि जी ये चीज जो है ये 8 फरवरी हो चुकी थी, अब इसको इलेक्शन कराएं, अदरवाइज बहुत सारे अदारे जो हैं वो क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। अच्छा, उसका प्रेशर कहाँ जाएगा? उसका प्रेशर जाएगा रावलपिंडी के ऊपर। ठीक है ना? और दूसरी तरफ से लेकिन इन दोनों अदारों के पीछे जो है ना तीसरा अदारा यानी इलेक्शन कमीशन, ये उस पर इल्जाम डाल देंगे कि भाईजान देखें वो जो प्रोसीजरल मैटर्स है ना उसकी वजह से, चूंकि जरदारी साहब ने भी कह दिया, देखें शहबाज साहब ने भी कह दिया, उन्होंने कहा कुछ दिन अगर आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला नहीं। सवाल ये है कि आप कितनी देर तक इस प्रोसीजर को डिले कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज टू शो इट्स फेस टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने पैसे लेने और साथ साथ इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी जिसको उनसे ये वादे कर चुके हैं। सवाल तो, ये है कि इमरान खान को ये पता है कि उसने वकीलों से अब ये काम निकलवाना है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2007 में भी वकीलों से काम निकला था। तो उन्होंने इस तरह किया कि जिस आदमी का नाम बिल्कुल ही बहुत ही कम लोगों को पता हुआ, इवन उनकी पार्टी में भी, और मेरी बातचीत हुई है कि यार ये इन्होंने क्या किया है कि अपनी जगह एक चेयरमैन जो है वकील को बना दिया। आई पर्सनली थिंक, हो सकता है ये गलत हो या सही, जो पीटीआई के अंदर लोग बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 190 जो सीट्स हैं ना उनकी एलोकेशन वो या वकीलों को होंगी या जी बिल्कुल यही हमें भी बता रहे हैं लोग कि इसी तरह की कोई चीज जो है वो सोच रखी है इन्होंने। अगर आप उन करेंगे उनको सब फड्डा, हाँ। और फिर जो तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के इनके लोग हैं वो निकालेंगे जल्द से जुलूस, तो फिर, और ये बात पीछे खेला हुआ क्रिकेट इमरान खान के साथ, ही इज अ फाइटर, उसको बंद किया हुआ आपने, वो फड्डे डालेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उसने सींग फंसाने से बाज नहीं आना। अच्छा, फड्डे डालने की जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा पीजे मीर साहब से ही पूछ लूं सर। मौलाना फजल रहमान पहले ही कह रहे थे इलेक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, वो सिक्योरिटी को कभी कभी मौसम को कोई ना कोई वजह, फिर अमीर मकाम साहब ने भी नून लीग की तरफ से कह दिया। यहाँ पे हमारे शो पे 1-2 लोग आए नून लीग के, उन्होंने कहा जी थोड़े बहुत आगे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क़यामत नहीं आ जाएगी। जरदारी साहब ने भी कह दिया 8-10 दिन आगे हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि इस मुल्क में सभी सियासी जमातें कह रही थी कि इलेक्शन आगे होने चाहिए, उनको फाइनली लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दिया उस तरफ। ये क्या माजरा हुआ? पीटीआई तो पहले ये कह रही थी कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, अब वही लीडर बन गए सर सब इन सबके, और एक विंडो भी प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से लग रहा है कि अब इस वजह से कम फिलहाल मामला आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन सब में अकल आ गई है। हाँ। क्योंकि जो भी हुकूमत में आएगा वो 3 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा। हाँ। आपके ऊपर $100 मिलियन का एक इधर एक्सटर्नल डेट पड़ा हुआ है। मुझे आप बताओ, आप तो डेट सर्विसिंग में लग जाओगे। हाँ। तो जो भी हुकूमत आएगी वो डेट सर्विसिंग में लगेगी, तो लोगों ने तो बाहर निकल आना है। वो कहेंगे जी आप तो हमारे पास वो बड़े अंगूर के बाग लाए थे, रेवोल्यूशन आएगा, इलेक्शन होंगे और हमारी पेट्रोल और इधर उधर की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी। लोगों ने तो इसका शोर करना है। एट द एंड ऑफ द डे देखो आपके जो इकोनॉमिक हालात हैं, वेदर इट इज
ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी, ये अकेले कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक पार्टी आ जाती है वो भी कोलिशन में आएगी, ये भी याद रखें। जो कोलिशन में आएगी बाकी पार्टियां इनके ऊपर चढ़ाई कर देंगी। अगर आप एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं उसमें आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, कुछ ना कुछ बचत, क्योंकि इस वक्त देखो आपके यू डोंट हैव अ प्रोविंशियल असेंबली। बट इज इट ऑन द कार्ड्स? ये खबरें भी कहीं ना कहीं चल तो रही थी कि नेशनल गवर्नमेंट भी इज ऑन द कार्ड्स, हो सकता है। It has to be, Yashveen. There is no other way. Because ये सारे क्यों इकट्ठे हुए थे? पीडीएम क्यों थे? एक आदमी के लिए? आज देख लो, तो पीडीएम डिसबैंड हुई, सारे वो बैक टू स्क्वायर वन, वी आर ऑल स्क्वायर वन। सो इस चीज को आपने अगर सबको एक लेके चलना है, इंक्लूडिंग पीटीआई इन दिस नेशनल गवर्नमेंट, आपके पास में कोई तनकीद करने वाला नहीं होगा। तनकीद का, और आप सब इनको शेयर होल्डर करो। देखो ना, अब आपने टारगेट किसको किया है? PMLN को। क्यों टारगेट किया है? क्योंकि वो फेस ऑफ दी पीडीएम थी, फेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब इकोनॉमिकली अगर हालात खराब हुए तो आपने सिर्फ नून को ही क्रिटिसाइज करना है, क्यों बाकी पार्टियां नहीं थी? नहीं जी, हम तो पीछे थे, हमारे पास ये नहीं। आई एम सॉरी, you are all part of this. So you can't blame PML for this and for this. So ये जो national government है, it will be a face-saving situation of I would say even in the interim, it will be a same-facing situation. चले let's see sir कि सूरत हाल कहाँ जाती है। लेकिन आप दोनों ने जो है वो जो टेक अवे था इस सेगमेंट से मेरा वो यही था कि आप दोनों का ख्याल है कि इलेक्शंस नहीं हो रहे 8 फरवरी को। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब, आपके वक्त के लिए। आमिर गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। किस वजह से नहीं हो रहे, वजह क्या यही होगी जो आज फैसला सुनाया गया या कोई और होगी? लेकिन जो माहिरीन हमारे साथ मौजूद थे और ये एक जनरल फिजा भी पाई जाती है, आप कहीं से भी किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करें कि राय इस वक्त यही है कि इंतखाब 8 फरवरी को होना मुश्किल नजर आता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके कुछ कानूनी एस्पेक्ट से ये जो डिसीजन है इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले भी हमने कुछ बात की है जो लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन के जो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स हैं उन्हें अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज DROs या ROs या AROs जो आने वाला इलेक्शन है 8 फरवरी का उसके हवाले से। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो जो पूरा इंतखाबी अमल है उसमें बहुत कुछ शायद अब रुक जाएगा या रुक गया। इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा इसका जो कानूनी एस्पेक्ट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, इसकी क्या इंप्लीकेशन होगी आने वाले इलेक्शन पर, इस पर भी बात करेंगे। माहिर कानून है हाफिज एहसान खोकर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो जो प्ली ली गई है उस पर आने से पहले उमैर नियाजी साहब कहते हैं जी PTI का मौकफ है कि ये तो जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होगा। बड़ी उन्होंने तमहीद भी बांधी है साथ में उसके। बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया गया, वो कहते हैं कौन सा केस, मुझे तो खुद अभी पता चला, मीडिया से पता चला, ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है ये है कि शायद जो प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशन जो थी या पटिशन थी वो शायद को ऑप्टिक्स के लिए थी, लेकिन वो बात बहुत ही सीरियस आगे निकल गई है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि जो पॉइंट्स लिए गए हैं वो कोई भी ना कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और ना ही वो लॉ के ख़िलाफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये है, हमारा 218 आर्टिकल है, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। और 220 आर्टिकल है वो ये कहता है कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं वो सूबे भी हैं थ्रू आउट द कंट्री, वो इन एड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम करेंगे इस प्रोसेस के अंदर। अब इसको एड्रेस करने के लिए 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है एस्पेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, और फिर आपको पोलिंग स्टाफ चाहिए होता है जो नीचे तक आपका ट्रिकल डाउन करता है, जिसमें आपके पोलिंग बूथ्स के ऊपर लोग बैठते हैं, ख़वातीन बैठते हैं, टीचर्स आते हैं, वो सारा ये एक बहुत बड़ा एक थाउजेंड्स ऑफ जो हमारे ऑफिशल्स हैं उनकी एक एक्सरसाइज होती है हर इलेक्शंस के अंदर। और कानून के अंदर जो है वो सेक्शन 50 और 51 जो है वो इनको डील करता है। सेक्शन 50 ये कहता है कि जब भी आप इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करने लगेंगे तो 60 दिन से पहले जो है, जो आपकी पोलिंग डेट है उससे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बोथ फॉर नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज आपने लगाने हैं। और ये प्रेरोगेटिव लॉ जो है वो देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब उसके आगे वो 3 एरियाज कहता है कि इन 3 एरियाज से जो है वो आप लोग ले सकते हैं। नंबर 1 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने एम्प्लॉयज़ को भी इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 2 उसके अंदर ये है कि जो आपके प्रोविंसेस के लोग हैं, चूँकि ज़्यादा इलेक्शन आपको पता है इस्लामाबाद सिर्फ एक ही कैपिटल टेरिटरी है, बाकी जो प्रोविंसेस हैं
उसके आगे जो प्रोविंसेस हैं उनके लोग लिए जा सकते हैं और वो एक लिस्ट देंगे और उन लिस्ट में से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करके। अब मेरा ख्याल है जो कंट्रोवर्शियल लफ्ज है वो अब बोला है आपने, जो मुझे समझ में आई कि एतराज बार बार वो ये लगा रहे हैं कि ये क्यों कहा गया कि लिस्ट प्रोवाइड की जाए, इसका मतलब है कि मनपसंद नहीं, तो वो इलेक्शन एक्ट के जो 51 है उसको इसी बात पर चैलेंज कर रहे हैं कि ये कैसे कहा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लिस्ट प्रोवाइड। नहीं, वो इसलिए कहता हूं कि आप कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मैं प्रोविंस हूं, आप मुझे कहते हैं कि मैं इलेक्शन करवाना चाह रही हूं, जनरल इलेक्शन, और मुझे आपके इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो पंजाब का है मुझे 450 बंदा चाहिए। अगर आपकी एक नेशनल असेंबली है तो उसके लिए आपको 3 ऑफिसर्स चाहिए, एक रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए, 2 आपको असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए और 1 आपको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए। इसी तरह अगर प्रोविंस की सीट है तो उसके लिए आपको एक रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए और 2 उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स चाहिए। अब अगर ये है कि एक हल्का या नीचे जा रहा 6 बंदे चाहिए मिनिमम एक नेशनल असेंबली, अब उनको अगर आप डिवाइड कर दें उस पंजाब के अंदर से तो आपको रफली जो है वो तकरीबन 2500 के करीब बंदा जो है वो आपको चाहिए होगा इस प्रोसेस के लिए। अब 2500 जो बंदा है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है ना कि उन्होंने देना है कि हम आपको ये बंदे देते हैं। अब उन बंदों की वो जो लिस्ट देते हैं, जो ऑफिशियल्स की लिस्ट देते हैं, इसमें 3 ग्रेड्स हैं। 16 ग्रेड का आपका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर है, 17 ग्रेड का आपका रिटर्निंग ऑफिसर है और 18 या 19 ग्रेड जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है। वो ग्रेड के हिसाब से वो लिस्ट देते हैं। जब वो सूबे ने या किसी भी सूबे नहीं देनी है ना जी इलेक्शन। अच्छा, अब वो जब लिस्ट आ जाती है तो उस लिस्ट के बाद जो है वो करते क्या है कि उसमें से वो लिस्ट को चूज कर लेते हैं। अब देखिए क्योंकि एक फैसला आ गया ना तो इस पे तो अब तो हम फैसले पे तो बात की जा सकती है। मैं अंडरस्टैंड ये करना चाह रही हूँ कि जस्टिस बाकिर नजफी साहब का ये कहना कि ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज है, इस पे अरबों खर्च होते हैं, अगर एक सियासी जमात मुतमईन नहीं है और बाद में इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं किए जाते तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। कानून अगर इतना वाज़ेह है तो कोई कबूल करे या ना करे, इसकी बुनियाद पर क्या फैसला दिया जा सकता है? मैं अगली चीज पर ताकि फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे। तीसरा ये है कि आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी से मांगते हैं और आप चीफ जस्टिस साहब जो हाई कोर्ट से आप उनसे कंसल्ट करें। 2009 के अंदर हमारी सुप्रीम जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने फैसला किया कि हम जुडिशरी के लोग नहीं देंगे। जनवरी 2023 में भी मांगे गए, मांगे गए थे, तब भी यही कहा। अच्छा, अब ये है कि 2013 के अंदर जो है पहले इनकी एप्लीकेशन डिक्लाइन की गई, फिर पार्शली एक्सेप्ट की गई। 18 के अंदर जुडिशरी ने कहा कि हम आपको जुडिशल ऑफिसर्स दे देते हैं। अब 23 के अंदर जो था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे प्रोविंसेस से कहा, ना सिंध ने उन्हें हाँ की, ना पंजाब ने उन्हें हाँ की, ना केपी ने हाँ की। अब जब तीनों प्रोविंसेस के चीफ जस्टिस ने हाँ नहीं की तो उसके बाद फिर आपके पास तो ऑप्शन वही है ना जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है। अब जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर आ गया और अब जो चीज आई है उसके आगे जो गई है और यही 51 है कि आपका प्रोविंस के रिलेटेड है। अब अगर वो चीज गई है तो आप ये किस तरह कह सकते हैं या किस तरह आप इसको पॉइंट कर सकते हैं कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है और वो अगर आप उसको उस नोटिफिकेशन को देखें जो 11 दिसंबर को आया है उसके अंदर पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो तकरीबन जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स लगाए हैं और आपके जो असिस्टेंट, उसी पर तो एतराज है जी। वो लाहौर का भी एक नाम पे, इस्लामाबाद के भी एक डीसी साहब का नाम। मैं आपको चीज बताऊं, यहाँ तो ये है ना कि पिक एंड चूज आए कि किसी जगह डीसी कर दें, किसी जगह सेक्रेटरी कर दें, किसी जगह आप जो है एडिशनल सेक्रेटरी कर दें। आपने पूरे मुल्क के अंदर डिप्टी कमिश्नर से आपने लगा दिए, तो फिर तफरीक कैसे हुई? फिर कोई फिर दूसरा ये है कि आपने इसी हिसाब से जो 17 ग्रेड का ऑफिसर किसी जगह आपने असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया, किसी जगह आप उसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं वो लगा दिया, और तीसरी इसी जगह आपने जो है वो नीचे लोग कैडर के लोग जो आपने लगा दिए जो आपके 16 के। तो लिहाजा ये कहना कि इस चीज के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई बददयानती की है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने, अब देखें ना कि होगा क्या, वक्त थोड़ा महदूद है, होगा क्या ये अब जो रुक गया मामला, उसका ये है कि 2 प्रोसेस होते हैं इलेक्शन कमीशन के। एक होता ये है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग या रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट और दूसरा होता है इलेक्शन शेड्यूल। अब अगर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वाला अपॉइंटमेंट ही आपका सस्पेंड हुआ है तो फिर शेड्यूल इशू नहीं हो सकता जो सेक्शन 57 और 58 के नीचे। एक चीज, दूसरी इस चीज के अंदर है कि जब मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो है या सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन की डिमांड करें और लॉ भी बड़ा वाजे हो कि जब आपकी जुडिशरी ने भी ना किया हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का भी आपके अंदर, तो फिर अगर आप पिटीशंस लेके जाते हैं, मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर जो मैंने अपने ओपनिंग में भी कहा था
कि शायद पीटीआई ये समझी थी इस मामले के अंदर कि हम इसको ऑप्टिक्स के अंदर लेके जाएंगे और ऑप्टिक्स के अंदर कहेंगे कि जी शायद, और ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम इलेक्शन से पहले भी चीजों को उस तरह लेके चलते हैं कि हमारा नैरेटिव बिल्ड हो। अब वहां पे जाके जब आर्गुमेंट सीरियस आए, और मैं वहां पे भी समझता हूं कि जज साहब को देखना चाहिए था कि क्या अगर हमारे चीफ जस्टिस ने रिफ्यूज कर दिया है तो फिर किस बात की चीज जो है उसको लाजमी बेंच की जाए। सवाल कर रही हूं कि अगर कानून आइन के अंदर भी, एक्ट के अंदर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपस में मुतसादिम नहीं है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या सोचती है उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला। और दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ये पाबंद, इलेक्शन कमीशन के पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 अपने ऑफिशियल्स लगा दे, नंबर 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नंबर 3 है जुडिशरी सीक करे। ये तो है नहीं, ये इस चीज का आप इलेक्शन कमीशन को लॉ के अंदर कोई कदगन नहीं है कि जी आप सिर्फ जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लेंगे या रिटर्निंग ऑफिसर्स लेंगे या असिस्टेंट रिटर्निंग, ये कोई कदगन नहीं। अब जो आया, मैं ये समझता हूं सर लार्जर बेंच बनाने के लिए भी कह दिया है नजफी साहब ने, किसको, क्या वो 51 को 51B को रिव्यू करने के लिए? नहीं, और उसके अंदर कहा गया, ये नहीं कहा गया कि जी आप ये ऑफिशियल्स, उन्होंने कहा है कि ये प्रोविजंस अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि आप एक लंबा जो है वो एक आपने पेंडोरा बॉक्स खोला है, अब उसका जो कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, अब चीफ जस्टिस साहब कब जो है उसके लार्जर बेंच को कहेंगे, नहीं मेरा तो ख्याल ये है कि उनका प्रोरोगेटिव है, मेरा ख्याल ये है कि अगर वो फाइल उनके पास गई है तो उन्हें आज इसके अंदर ऑर्डर करके इसको 1-8 दिन के अंदर सुनना चाहिए और कल ही इसको फिक्स किया जाना चाहिए, ताकि ये है कि देखें अब 2 चीजें, जो लीगल बंडल बना दिया गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है जिसके अंदर 8 फरवरी की डेट है और सुप्रीम कोर्ट कहती है ये पत्थर की लकीर के ऊपर लिखा है, और दूसरी तरफ ये है कि अब लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो शेड्यूल है वो है इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर 8 फरवरी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो आया वो आया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स का, यानी कि वो उससे बियॉन्ड है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है। अगर वो उसका हिस्सा होता तो जो जज साहब सिंगल है वो कभी भी इस चीज के अंदर एक्सरसाइज ना करते। वो रूम था, एक फेज 1 है, एक फेज 2 है। अब फेज 1 के अंदर अगर कोई भी डिले आता है इस सारे प्रोसेस का, तो मैं ये समझता हूं लीगली जो है कि जो शख्स अब कोर्ट के अंदर गया इस चीज को लेके वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के अंदर कितनी डिले है। अभी भी इनके अंदर सीरियसनेस ये चाहिए कि जब चीफ जस्टिस जो है वो रिफ्यूज कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन कहता है ये इस चीज को वापस लें, विदड्रॉ करें और इस मुल्क के अंदर जो 8 फरवरी का इलेक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा उस पर जाए। नहीं तो इस डिले के अंदर बहुत लीगल और सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल रिपरकशंस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे उसी शख्स पे आएंगे जिसने इस टाइम के ऊपर जब आपका इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके लिए 60 डेज के अंदर जाएं और आप गए हैं और वहां के जाके ऊपर एक ऐसा फैसला आया जो सिर्फ एकेडमिक नेचर है, ना ये लॉ वायरीज अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ना इसके अंदर ऐसी कुछ चीज, एक डिस्क्रिप्शन है। उस डिस्क्रिप्शन को उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से जाने से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस से पूछा, चीफ जस्टिस ने कहा नहीं है और ये स्टैंड इलेक्शन की वजाहत कर दी, कोई कदगन नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद आपसे बात करती। बहुत शुक्रिया आपका, आपने खासी वजाहत के साथ व्यूअर्स हमने देखा कि उन्होंने बताया कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना कानून के खिलाफ है, इसके अंदर कोई और मामला नहीं कि एकेडमिक डिस्कशन है। इस पॉइंट के ऊपर उसको खोलना, अगर इसकी वजह से कोई इंतखाबात के अंदर कोई डिले आता है या कोई और मामला बनता है तो जो लेकर गया जिम्मेदारी उस पर फिर इसकी आयद होगी। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।